नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है और नॉर्मल डिलीवरी संबंधित बहुत सारे वीडियोस मैं अभी तक बना चुकी हूँ। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप उन्हें जाकर देख लें। आज हम बात करेंगे सिजेरियन सेक्शन के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति चौधरी आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। सिजेरियन सेक्शन, जिसे सी सेक्शन भी बोला जाता है, ये एक प्रकार की सर्जरी है जिसमें एब्डोमेन या पेट से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि सिजेरियन सेक्शन तभी किया जाता है या तभी किया जाना चाहिए जब नॉर्मल डिलीवरी संभव ना हो। हालांकि अगर पहले एक या दो बार सिजेरियन सर्जरी हो चुकी है तो सिजेरियन सेक्शन को इलेक्टिवली प्लान किया जाता है 38 वीक्स पर। जिनमें पहले ही सिजेरियन सेक्शन हो चुका है उन पेशेंट्स को इस प्रेगनेंसी में डिलीवरी का ट्रायल दिया जा सकता है, पर कभी-कभी ये रिस्की हो सकता है। तो सिजेरियन सेक्शन का पहला इंडिकेशन है इससे पहले की प्रेगनेंसी में सिजेरियन सेक्शन का होना। दूसरा इंडिकेशन है लेबर डिस्टोशिया, जब बेबी का हेड पेल्विस से बाहर नहीं आ पाता। तीसरा है प्लासेंटा प्रीविया, अगर प्लासेंटा पूरा या आधा गर्भाशय के मुख पर है तो। कभी कभी बच्चे का पोजीशन ब्रीच या फिर पैर की तरफ से या फिर ट्रांसवर्स यानी कि आड़ा होता है। पांचवा है अम्बिलिकल कॉर्ड या बच्चे की नाल बाहर आ जाना। अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है जिसमें कभी कभी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। अगर एक से अधिक बच्चे हैं जैसे कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स, यहाँ भी सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ सकती है। और कुछ कारण हैं जैसे कि पेल्विक ट्यूमर्स, सर्वाइकल कैंसर या फिर एक्टिव हर्पिस इन्फेक्शन। फीटल मैक्रोसोमिया भी एक कारण है जहां बच्चे का वजन 4 किलो से ऊपर होता है। इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट लेने के बाद और प्रोसीजर रिलेटिव्स और पेशेंट को एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट को ओटी में लेकर प्रोसीजर शुरू की जाती है। सबसे पहले पेशेंट को इंट्राकैथ लगाया जाता है और यूरिनरी कैथेटर भी इंसर्ट किया जाता है। अगर पेशेंट ऑपरेशन ना देखना चाहे तो आईपैड या फिर कर्टन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एनेस्थेसिया दो प्रकारों से दिया जाता है, जनरल एनेस्थेसिया या फिर रीजनल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया में पेशेंट कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और बेबी भी कभी-कभी ज्यादा सोता है, इसीलिए जनरल एनेस्थेसिया बहुत ही कम बार दिया जाता है और बहुत जरूरी हो तभी दिया जाता है। रीजनल एनेस्थेसिया जैसे कि स्पाइनल एनेस्थेसिया मेथड ऑफ चॉइस है। इसमें स्पाइनल नर्व्स में एक इंजेक्शन दिया जाता है और ये मेडिकेशन गर्भ में मौजूद बच्चे तक नहीं पहुंचता और पेशेंट को सब पता भी रहता है पर दर्द महसूस नहीं होता। एनेस्थेसिया देने के बाद पेशेंट को लिटा कर और क्लीनिंग, पेंटिंग, ड्रिपिंग करने के बाद हम एब्डोमेन पर एक इंसिजन लेकर या तो वर्टिकल मतलब खड़ा या फिर हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ा। हॉरिजॉन्टल इंसिजन प्रिफर किया जाता है जो बिकिनी लाइन पर लिया जाता है, पेल्विक बोन से जरा सा ऊपर। स्किन इंसिजन के बाद रेक्टस शीथ और फैट, मसल लेयर, पेरिटोनियम ऐसी सभी लेयर्स को कट किया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर को नीचे की ओर धकेला जाता है ताकि उसे कोई इंजरी ना हो। फिर यूट्रस पर इंसिजन लगाया जाता है। एमनियोटिक सैक दिखने के बाद उसे रप्चर किया जाता है और सक्शन से लाइकर को ड्रेन किया जाता है। एमनियोटिक सैक मतलब पानी की झिल्ली। फिर बेबी को आराम से यूट्रस से बाहर निकाला जाता है, पहले सिर, फिर कंधे और फिर पैर। फिर अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया जाता है और बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए पेडियाट्रिशियन को सौंपा जाता है। फिर प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स को निकाला जाता है और जो लेयर्स को कट किया था उन्हें उसी सीक्वेंस में स्यूचर किया जाता है। ये प्रोसीजर 15 से 20 मिनट में
हो जाता है, मैक्सिमम 30 मिनट्स। और हमारी मम्मा को 4 से 7 दिनों तक हॉस्पिटल में रखा जाता है। सिजेरियन सेक्शन के बाद तीसरे दिन से चलना जरूरी होता है जल्दी रिकवरी के लिए, और इससे पैरालिटिक आइलियस तथा थ्रोम्बोसिस जैसे खतरों से बचा जा सकता है। बच्चे का स्तनपान तुरंत शुरू कर दे और बच्चे पर खास ध्यान दे। 8 दिनों में घाव ऊपर से भर जाता है और 12 हफ्तों में अंदर से। उसके बाद मम्मा हल्के व्यायाम शुरू कर सकती है, और समय के साथ साथ बहुत सारी महिलाओं में घाव स्किन के साथ मैच भी हो जाता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछे। दिस इज डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ। Yeah.